हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले सीयूटी एग्जाम्स प्रिपरेशन के बारे में। उसमें जो हम आज बात करेंगे फिजिक्स सिलेबस के और पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि सीयूटी एग्ज़ाम जो है उसमें आप सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करेंगे तो आप निकालेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें आपको जीटी भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको उसमें लीगल लॉज जिस बच्चे ने लिया होगा वही पढ़ेगा। जीटी कंपलसरी है एंड लैंग्वेज कंपलसरी है। ये आपके कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आप साइंस डोमेन से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो। तो इसमें आपको ये दो पढ़नी है, लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश। तो वो सब आपको प्रिपेयर कराया जाएगा यहाँ पे उड़ान बैच में, सिर्फ और सिर्फ 1999 में। तो ये आप परचेज़ कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके, ठीक है। जल्दी परचेज़ करो क्योंकि फिर हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ आज जो हम बात करने वाले हैं वो फिजिक्स सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिक्स में हमारा सिलेबस क्या है, एक्चुअली ये 12th में ही है, 12th से बाहर नहीं जाना हमें, और 11th इसमें आ नहीं रहा है, तो सिर्फ हमें 12th पढ़ना है। तो 12th में हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स है पहले। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमें जो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड, ईएम वेव्स। इसमें साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी है, उसमें हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी पढ़ाया जाएगा ना। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमें यहाँ पे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वेव में आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये डिलीटेड था, डिफ्रैक्शन का यंग डबल स्लिट भी, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो भी डिलीटेड था, पर इसमें आएगा आपका, ठीक है। तो वो सब कराया जाएगा। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियर, सब इसमें इंक्लूड है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। जो डिलीटेड था सीबीएसई में वो भी इसमें इंक्लूड करा गया है। प्लस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा। तो ये आपका सिलेबस है, इसको मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया और आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना है जो मैंने जिस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया ना। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। इसमें क्या है कि चार्जेस के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये था आपके सिलेबस का, और थोड़े बैचेस के बारे में बता दिया आपको। तो अब थोड़ा सा हम छोटा सा डेमो देख लेते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो ऐसा है कि मैं अभी दिखाता। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और हमारा ईएम वेव्स है। तो हम पहला वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट मतलब चार्जेस के बारे में पढ़ना है, चार्जेस के मोशंस के बारे में पढ़ना है। तो फिलहाल अभी क्या कंडीशन है उसकी? चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्जेस एट रेस्ट में पहले चार्ज को पढ़ लेते हैं। चार्ज हमारे यहाँ पे दो टाइप्स के, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। प्रोटॉन कौन सा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? नेगेटिव। अच्छा, प्रोटॉन में अगर बात करें तो थोड़ा से अच्छा, न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता भाई, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हमारा चार्ज नहीं होता, बट पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटम के भी अंदर होता है। तो सबसे पहले पता था कि एटम इज द सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एनी मैटर। बट यहाँ पे क्या हमें समझना है कि उससे भी छोटा होता है जो उसके अंदर होते हैं, दैट्स द सब पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इससे छोटा होता नहीं है, बट है, सिलेबस में नहीं आया है पर सिलेबस में नहीं आया है। तो क्या है वो हमारा क्वार्क्स है, ठीक है। साइड में लिख रहा हूँ मैं, क्वार्क्स, ठीक है। सर वो कितना होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन का 1/3, ठीक है। ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्वार्क्स, E/3। तो सिलेबस में नहीं है तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। हमें किसको मानना है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। सर ऐसा क्यों? प्रोटॉन को क्यों नहीं, न्यूट्रॉन को क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इन दोनों से कम होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और विच इज सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों आसपास होते हैं मासेस में, पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी छोटा होता है मास में, ठीक है। तो कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो ये आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देख सकते हो आप यहाँ पे, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, इसलिए हमने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइटर पार्टिकल है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ठीक है,
कैरी चार्ज कौन सा कैरी करता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है, ठीक है, मतलब चाहे आप -q ले लो विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में +q, ठीक है, बस साइन अपोजिट होता है। तो कितनी होती है इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसका SI यूनिट है, ठीक है, कूलम इसका SI यूनिट है। तो अब थोड़ा सा हम चार्जेस, ये तो हो गया बेसिक, अब थोड़ा चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, तो अगर मैं दो चार्ज को रख रहा हूँ कहीं पे, तो वो आपस में रिपेल होते हैं या तो अट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिक है, फंडामेंटल है, पता ही है सबको, ठीक है। तो पहला अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ठीक है, +q रिपेल एंड +q -q अट्रैक्ट। ये आपका अट्रैक्ट करेंगे और ये आपके रिपेल करेंगे, मतलब सेम चार्जेस और ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो सेम चार्जेस आपका यहाँ पे अट्रैक्ट रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पे आपका रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस में अगर बात करें, ये कब काम आता है, ध्यान से समझना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कब काम आता है। देखो एक्चुअली क्या है, नेचर में सारे न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, जितनी बॉडी है वो न्यूट्रल है। इसको चार्ज बॉडी कब बनाते हैं, जब उसमें से हम ट्रांसफर करते हैं चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, किसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो एक बॉडी चार्ज हो जाएगा, सेकंड बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज, ये कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। देखो ट्रांसफर करने के तरीके होते हैं, अब वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ये भी ऐसा नहीं है कि मतलब सबके साथ सेम प्रोसेस है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर है तो उसके अलग हिसाब से, मतलब उसमें अलग हिसाब से ट्रांसफर होगा, इंसुलेटर में तो अलग हिसाब से, और उसमें क्या कहते हैं आपका सेमी कंडक्टर में अलग हिसाब से। तो सर कैसे होता है, जैसे मैं एक स्केल ले लेता हूँ, स्केल को मैंने फ्रिक्शन रब किया अपने हेयर से, और फिर मैंने एक पीस ऑफ पेपर के साथ उसे क्या किया, उसके सामने रखा, तो एक पीस ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। स्केल हमारा अभी इंसुलेटर है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी भी है। तो जैसे ही हमने न्यूट्रल बॉडी को फ्रिक्शन से, हमने उतने पार्ट में इसमें क्या किया, चार्ज इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन ऑफ चार्ज। बट आपके सिलेबस में इंडक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने चार्ज को इंड्यूस कर दिया। अब चार्ज इंड्यूस किया तो इसको मैं किसी दूसरे बॉडी के पास लेके जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, उस बॉडी पे भी चार्ज इंड्यूस कर देगा, और फिर अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा और आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये चार्ज इंड्यूस करा जाता है। तो फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज में कैसे होता है कि जैसे एक बॉडी है, उसने किसी दूसरे बॉडी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज किया मतलब, ठीक है, लूज किया। तो जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो तभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +q। ये ध्यान समझना, कितना है वो बाद में देखेंगे, नंबर ऑफ कितना चार्जेस एक्वायर करेगा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये पता चल गया, लूज करने पे बॉडी कौन सी बन गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई। लेकिन यहीं पे अगर मैं दूसरा बॉडी कंसीडर करूं, ठीक है, और इसने क्या किया, गेन किया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये कौन सा बॉडी बन गया, अब ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। तो मतलब सर लूज करने पे क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगा, और गेन करने पे क्या बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगा। ये बात तो क्लियर होगी यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, सर ये जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, चार्जेस की बात करते हैं, तो सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब ठीक है होता तो है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि किसी को मेरे को 100 कूलम देने हैं,
मतलब 100 इलेक्ट्रॉन देने, 100 इलेक्ट्रॉन, मानो एक बॉडी है, ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, अब इसको मुझे 100 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये तो पॉसिबल है 100 ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये तो पॉसिबल है, लेकिन मैं बोल दूं कि समहाउ आप इसको 100 प्लस हाफ इतना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था आप सबको कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इसका तो कुछ पार्ट हमें मिल ही नहीं सकता, हाफ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो ये अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, जो ये वाला टर्म है ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ये कैसे दोगे, या तो 101 दो, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहीं पे एक नया प्रॉपर्टी आता है आपके पास, क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में किसकी बात कर रहे थे हम, जो भी चार्ज एक्वायर होगा इस बॉडी पे या इस बॉडी पे, दोनों में से ऑब्वियसली बात है ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसमें से इसमें जा रहा है, उसमें से इसमें आ रहा है, तो ध्यान रखना कि अगर इसमें भी जा रहा है तो भी चार्ज बॉडी ये बन रहा है, और ये गेन कर रहा है तब भी चार्ज बॉडी बन रहा है। प्रीवियस अभी बताया था मैंने आपको कि गेन करने पे नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगा, लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगा। तो क्वांटाइजेशन में चार्ज तो आ रहा है, बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है, तो कितना चार्ज आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेकिन वो किसकी वजह से आ रहा है, सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से, या गेन या लूज होने की वजह से। तो कितना गेन या लूज हो रहा है, प्लस माइनस एन। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगाया, मे बी वो प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, मे बी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, तो उसके कारण जो चार्ज आएगा दैट्स अ क्यू। गॉट इट। अब जैसे अब ये चार्ज आ गया है, तो देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं छोटा सा। मैं बोल दूं कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो आप। ठीक है, आपने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, सोचो कि एक बॉडी पे मुझे 5 कूलम लाना है, कितना, प्लस 5 कूलम चार्ज मुझे चाहिए। उस केस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे लूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मेरे को 5 कूलम चार्ज चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे। तो कितने कितने, ये तो पता ही नहीं। ऐसा नहीं है ना कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 कूलम आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं जिसके कारण 5 कूलम चार्ज आ जाए, तो वो निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें Q की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, प्लस माइनस n निकालना है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ -19 को ऊपर भेज दो आप, वो 10 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। मैंने देखो चाहिए था 5, पर देखो कितना सारे इलेक्ट्रॉन भेजने, 10⁻20 चला जाएगा ना ये। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद आपके पास 5 कूलम ऑफ चार्जेस बॉडी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, क्वांटाइजेशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर मैं एक सिस्टम कंसीडर करूं और वो सिस्टम होना चाहिए आइसोलेट, वो सिस्टम होना चाहिए आइसोलेट। ध्यान समझना, मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया है, ठीक है, पर ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें कुछ ऐड ऑन भी नहीं होना चाहिए और कुछ लूज भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब ना इसमें कोई चीज़ आए और ना इससे कोई चीज़ बाहर जाए, तो अब ये सिस्टम हो जाएगा आइसोलेटेड। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का तो एक ही फंडा है कि अगर जब कोई चीज़ आ नहीं रही है और कोई चीज़ बाहर जा नहीं रही है, तो जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट होगा। हमारे यहाँ पे 3 बॉडी है, ठीक है, मैंने टोटल दिया इसमें 8 कूलम, मैंने सिस्टम के अंदर कितना छोड़ा हुआ है, जो पहले से ही है, इनपुट ऑलरेडी कितना है 8 कूलम। अब ये आपस में मरे कटे जो मर्जी करे,
आपस में ट्रांसफर करे एक दूसरे पे, लेकिन नेट हमेशा आंसर कितना आना चाहिए था 8 कूलम, माइनस में भी आ सकता कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए 8 कूलम। तो मानो इसने कहा कि चलो यार मैंने 10 कूलम कंसीडर कर लिया, मैंने 8 कूलम ले लिया, इस बॉडी ने कहा कि यार मैं 10 कूलम चार्ज बॉडी हूँ, इसने कहा मैं 8 कूलम चार्ज बॉडी हूँ। सी मानो ये ए बॉडी है, बी है, सी है, तो सी कितना होगा, तो सी ने कहा यार देखो बैलेंस तो करना है ना, 8 कूलम बाहर लाना है, 10 8 18 तो हो गए हैं, तो भाई 18 में से 8 जाना जरूरी है, सॉरी 10 जाना जरूरी है, तो इसने कहा मैं -10 कूलम हो जाऊंगा, तो -10 कूलम हो जाएगा, तो ये जो नेट एडिशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 8 कूलम हो जाएगा। जो चार्ज में एडिशन लॉ भी है और कैंसिलेशन लॉ भी है, आप उसे ऐड भी कर सकते हो प्लस उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, विद साइन। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि अगर दो चार्ज को एक फ्री स्टेट में रख दिया जाए, स्टार्ट विद द फ्री स्टेट, नाउ नेक्स्ट टू मूव विद मीडियम्स, ठीक है। तो पहले हम फ्री स्टेट्स की बात करते हैं कि अगर मैंने इसको एक फ्री स्टेट में दो चार्जर्स को रख दिया तो फिर इसके ये क्या करेंगे आपस में, ठीक है, ध्यान समझना। ज़्यादा बड़ा बना दिया यार, इतने बड़े की लोड नहीं है। देखो एक बॉडी, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ये दो चार्ज हैं, दो चार्ज को हमने एक फ्री स्टेट में रख दिया, मतलब यहाँ लिख भी दो साइड में फ्री स्टेट, ठीक है। अभी फ्री स्टेट की बात करते हैं तो आप इसे वैक्यूम ले लो, ठीक है, या आप इसे एयर ले लो, तो जो आगे बताऊंगा वैक्यूम और एयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली उतनी वैल्यू होती है, बस मीडियम में जाने पे कुछ ज़्यादा बदल जाती है, ठीक है। तो Q1 और Q2 को कुछ सेपरेशन पे रखो, दैट्स द R, ठीक है। मानो ये जो दूरी है सेंटर से लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो वो तो सेंटर से डील करते हैं, पता ही है आपको, तो सेंटर से दूरी है आपके पास R, ठीक है, ये सेपरेशन है इसके बीच का। अब इसके बीच में फोर्स लगता है, कूलम्स ने ये बात बताई थी, उन्होंने कहा जब भी तुम दो चार्ज को रखोगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वन, वो किसकी वजह से लग रहा है, इसके एग्जिस्टेंस की वजह से लग रहा है, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इस पे जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। तो ये तो फोर्सेस लग रहे हैं किसकी वजह से, एक दूसरे की वजह से। अब वैसी बात अगर ये नहीं रहेगा तो फिर इस पे फोर्स कौन लगाएगा, तो फिर कोई मतलब बनता ही नहीं। तो एक मिनिमम एक चार्ज का तो होना बनता है, मतलब एक्स्ट्रा एक चार्ज का, मल्टीपल हो जाए तो हम फिर सुपर पोजिशन लगाएंगे, फिर हम वेक्टर के पास जाएंगे, फिर रिजल्टेंट के पास जाएंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें हम देखेंगे, बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे इसमें लेमिस भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। आप जब हमारे बैच में आ जाएंगे तो फिर मैं इसमें ये डेमो के लिए, तो वो फिर इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, गॉट इट। तो F1 और F, मतलब इसमें जो दो फोर्स लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स एक दूसरे पे सेम लगाते हैं, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा लगा रहा है ये कम लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको ढक दूँ, सिर्फ मुझे इस पर निकालना है, ठीक है, तो उस केस में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द काइंड ऑफ फोर्स ऑफ सिंगल चार्ज, ठीक है। तो उसको फील्ड के टर्म में पढ़ा जाता है, फिर वहाँ से फील्ड्स को हम फॉलो करेंगे। चलो अब यहाँ से देखो, ये बात बताई किसने थी, ये बात बताई थी कूलम्स ने। किसने बताई थी, कूलम्स ने। तो इसलिए कूलम लॉ आया, कूलम ने इसके ऊपर अपना लॉ डाल दिया, ठीक है। कूलम्स नहीं थे, कूलम लॉ, ठीक है। कूलम ने बताया, इसके ऊपर लॉ दिया, वो लॉ था क्या, बहुत बेसिक लॉ है, ठीक है, 12th में स्टार्टिंग में ही पढ़ना पड़ता है उसे, और उसी को लेके सब चलता है, ठीक है। कूलम ने बताया कि जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, जितना ज़्यादा इन चार्जेस का प्रोडक्ट आएगा उतना ज़्यादा फोर्स आएगा। इसको इस एक्सप्रेशन को देखते देखते आपको याद आ रहा होगा ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, उसमें भी कुछ ऐसे ही था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो जितना अर्थ का मास या मून का मास के मल्टीपल जितने ज़्यादा होते जाएंगे, इनके बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए सन और जुपिटर के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। तो ऐसे करके जितने चार्ज के मास चार्ज होंगे उतना ही ज़्यादा इनका फोर्स निकल के बाहर आएगा। तो Q1 Q2 को एक सिस्टम मान लो, F को एक सिस्टम मान लो, ठीक है। तो माइंड में इसको y समझो, ठीक है, माइंड में इसको y समझो, और इस पूरे सिस्टम को माइंड में x समझो, ठीक है। और इसके बीच में ग्राफ भी प्लॉट कर दो। तो ग्राफ भी बहुत बेसिक है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ
ठीक है। अगर मैं बात कर दूँ y ऊपर है तो ये y ऊपर होता है तो फोर्स ऊपर है, x नीचे होता है तो Q1 Q2 नीचे है, ठीक है। तो अगर बात करें इसके बीच में तो ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है वो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपका डायरेक्टली दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। लेकिन यहीं पे एक दूसरी बात उसने क्या बताई थी कूलम ने कहा था कि जो F होता है ठीक है, जो F होता है वो इन्वर्सली होता है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। जितना मतलब दूर रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा, और कम भी ऐसे नहीं होता है कि मतलब 10 किलोमीटर दूर गया तो 10 किलोमीटर से ही वो कम हो जाएगा, स्क्वायर से कम होगा। मतलब अगर 2 टाइम्स डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा, अगर वो 3 टाइम्स डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो स्क्वायर से कम होगा फोर्स। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक्सप्रेशन से क्लियर हो रहा है हमें। तो अब आर स्क्वायर को एक सिस्टम मान लो और एफ को एक सिस्टम मान लो, ग्राफ को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये चीज क्या बता रहा है कि सर जब हाँ फोर्स की वैल्यू कम है, मतलब अगर ये 1 टाइम कम हो रहा है, देखना ये उसका स्क्वायर टाइम्स कम हो रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं कि ये गैप सेम नहीं बनेगा, गैप डिफरेंस होंगे आपके, ठीक है। तो वो आपको ग्राफ भी आना चाहिए। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ भी क्लियर हो गया, ठीक। कूलम्स लॉ भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, बहुत कुछ बताना बाकी है इसमें, हमें और चीज क्या बताना है। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, सब एक्सप्रेशन को कंबाइन करता हूँ और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा, दैट्स अ के, ठीक है। तो इनके बारे में स्टडी कर ली थी ना, अब के बारे में बात करते हैं, ठीक। के होता क्या बेसिकली, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो एप्सिलॉन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब तो समझ ही रहे होगे ना, तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अलाउमेंट, मतलब एयर में ज़्यादा दौड़ेगा, मतलब चार्जेस ज़्यादा जल्दी दौड़ेंगे, या पानी में ज़्यादा जल्दी दौड़ेंगे, या मेटल्स में ज़्यादा जल्दी दौड़ेंगे। तो ये कौन सा सिंबल बताता है, ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू फिक्स है फॉर द एयर विच इज सिमिलर टू द अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्स में वो वैक्यूम के सिमिलर होता है, ठीक है। तो वैक्यूम कंडीशन में भी ई नॉट ले सकते हो और एयर कंडीशन में भी ई नॉट ले सकते हो, देन बट अनदर मीडियम आएगा तो उसके लिए वैल्यूज अलग होती है, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू होती है आपके पास 8.85 × 10⁻⁻11 यूनिट। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, के का रेसिप्रोकल होता है और के की यूनिट होती है, यहाँ पे आप के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, गॉट इट। तो ये आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, डायमेंशनली भी कर सकते हो, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, इसमें डायमेंशन वहाँ पे यूनिट ऑफ डायमेंशन लगेगा MLT-2, ठीक है। और m स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, L2, और c स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, AT⁻², ठीक है। यू नो A इज द एम्पियर, T इज द टाइम, और I इज इक्वल टू Q/T, वहाँ से I से मल्टीप्लाई हो जाता था टाइम, और AT इज द डायमेंशन ऑफ Q, मतलब कूलम, ठीक है। तो वहाँ से डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, और इसका उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ द के, दैट इज E, तो E इसका डायमेंशन निकल के आ जाएगा, गॉट इट। इसकी वैल्यू के की वैल्यू, अब जब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो वैल्यू ऑफ के निकल के आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू किसका आ जाएगा, के का निकल के आ जाएगा। पर ये किसी मीडियम में अगर जाए तो ई कैसे वेरी करता है, ई रेशियो से वेरी कर जाता है। जैसे फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम हमें पता है, फोर्स इन मीडियम हम जाएंगे तो वहाँ जो भी कैलकुलेट होगा हम क्या करेंगे, फोर्स इन वैक्यूम से हम फोर्स इन मीडियम से मतलब वैक्यूम को फोर्स इन मीडियम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सर ब्लैक,
तो फोर्स इन वैक्यूम को हम फोर्स इन मीडियम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आएगा दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, दैट्स अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अच्छा ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या निकल गई थी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये वैल्यू इसमें डालूंगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय, विद द सेम चार्ज विद द सेम डिस्टेंस, तो ई नॉट बाय, सॉरी ई मीडियम बाय ई नॉट दैट इज के, और ई मीडियम की वैल्यू आ जाएगी के इंटू ई नॉट। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द गिवन मीडियम। ठीक है, दैट इज द मल्टीप्लाई विद द के विद ई नॉट। गॉट इट। इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं। क्लियर कैसे करना है कि मानो दो चार्ज है Q1 Q2, इनकी फिक्स दूरी है R, ये दूरी बदलनी नहीं चाहिए, चार्ज के मैग्नीट्यूड बदलने नहीं चाहिए अगर आप दो फोर्स को क्या कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, या दो फोर्स का रेशियो फाइंड करना चाह रहे हो। तो फोर्स इन वैक्यूम तो यही आ रहा है, K1 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K1 इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स इन मीडियम जो आएगा उसमें K2 आ जाएगा, नया K2 आएगा, बट बाकी चीजें तो सेम है। और यहां से अगर मैंने डिवाइड किया ना, वो आया K1 बाई K2, और K1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इन मीडियम। तो इसके कारण जो रिजल्ट आया एप्सिलॉन इन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीज आया, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज डिफर फॉर डिफरेंट मीडियम। ये वाटर के लिए अलग होगा, एयर के लिए अलग होगा, और क्या कहते हैं हमारा मेटल के लिए अलग होगा। ठीक है, इसमें जो अब ये तो फोर्सेस के बारे में था, इसमें वेक्टर एडिशन भी आता है, साथ साथ इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी आता है, इसमें लेमिस थ्योरम भी लगता है, और इसमें साथ साथ कनकरेंट फोर्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैकेनिक्स इसमें बहुत सारा है। मैकेनिक्स आएगा तो ही आप चार्जेस के साथ थोड़ा खेल सकते हो, इधर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ाऊंगा, और बैच जब भी आप बैच में आओगे तो हम इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे।